इस कहानी के शुरू में कुछ अलग अलग तरह के लोगों की जिंदगी दिखाते हैं, जिसमें सबसे पहले एक लड़की को दिखाया जाता है जो पढ़ाई में बहुत तेज और जीनियस स्टूडेंट होती है, जिसका नाम जोई है। और उसी शहर में एक और आदमी जेसन को दिखाते हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है, जो बहुत ही कॉन्फिडेंस और अक्लमंदी से स्टॉक एक्सचेंज में काम करके पैसे कमाता है। और दूसरी तरफ एक ऐसे लड़के की जिंदगी भी दिखाते हैं जो एक बहुत ही मामूली से सुपरमार्केट में पैकेजिंग की जॉब करता है। उस लड़के का नाम बैन है और वो बहुत ही गरीब और जिंदगी से तंग आ चुका होता है। फिर एक दिन दिखाते हैं कि जोई, जेसन और बैन को अचानक कहीं से एक तोहफा भेजा जाता है जो एक छोटा ब्लैक बॉक्स होता है, जो असल में एक पजल है जिसको खोलने के बाद उन लोगों को पता चल सकेगा कि इस बॉक्स को भेजने का मकसद क्या है। फिर कुछ देर तक कोशिश करते रहने के बाद वो पजल उन लोगों से खुलने लग जाता है, जिसके बाद अचानक उस बॉक्स से एक स्लिप निकलती है जिसके अंदर लिखा होता है कि ये स्लिप मिनियोस एस्केप रूम गेम की एंट्री का वाउचर है और इस खेल में पहेलियों और क्लूज की मदद से हमारे सबसे मुश्किल कमरे से निकलकर जीतने वाले को $10,000 का इनाम दिया जाएगा। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि एस्केप रूम गेम की इन्विटेशन कुछ और लोगों को भी भेजी गई थी, जिनमें से एक और लड़की उसी गेम के दिए गए एड्रेस तक पहुंच जाती है जहां गेम के लिए इनवाइट किया गया था। और उस लड़की का नाम अमेंडा है। वो इस गेम के लिए बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और रिसेप्शन पे जाकर गेम के इनविटेशन का बताती है। तो उसकी रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका मोबाइल फोन वहीं रख लेते हैं और उसको गेम के लिए एक रूम में ले जाते हैं, जहाँ पहले से जेसन और जोई के साथ कुछ और लोग भी बैठे हुए थे, जिनमें से एक का नाम माइक है और दूसरे लड़के का नाम डैनी, जो काफी वीडियो गेम्स खेलने के साथ साथ पहले भी इस तरह के एस्केप रूम वाले गेम्स खेल चुका होता है। तभी बैन भी उस कमरे में आ जाता है, जिसके बाद सब लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और किसी के आने या इस गेम के शुरू होने का वेट कर रहे होते हैं। तभी बैन इंतजार करते हुए स्मोकिंग करने के लिए वहां से जा रहा होता है, तो उस रूम का डोर बंद हो चुका था और डोर नॉब टूटकर बैन के हाथ में आ जाता है, जिसकी जगह कोई दूसरा कॉम्बिनेशन लॉक लगा हुआ था। तब उन सबको पता चलता है कि एस्केप रूम का गेम स्टार्ट हो चुका है और वहां मौजूद सब लोग उस रूम से निकलने के लिए और उस कॉम्बिनेशन लॉक को खोलने के लिए क्लूज ढूंढने में लग जाते हैं। तभी उनमें से माइक को एक बुक के अंदर छुपा हुआ स्क्रू ड्राइवर मिलता है। तो जब जोई माइक के हाथ में उस बुक को देखती है तो उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है, जिससे लगता है कि यही नंबर उस लॉक का कॉम्बिनेशन कोड है। तो जोई वो लॉक खोलने के लिए लॉक को उस नंबर पे घुमा देती है, जिसके बाद उस रूम की छत पे लगे बड़े हीटर कॉइल्स जलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो रूम एक ओवन बन चुका था। तो सब लोग उसको बंद करने के लिए दोबारा क्लूज ढूंढने में लग जाते हैं, जिसके बीच जोई को फिर से एक चाबी मिलती है, जिसकी मदद से वो लोग उस कमरे के अंदर रिसेप्शन रूम की विंडो अनलॉक करते हैं। तो उसके अंदर इंसान के बजाय एक डमी बैठी होती है और वहां रखा फोन भी बजना शुरू हो जाता है। तो जेसन वो कॉल उठाता है, लेकिन उस कॉल में सिर्फ रूल्स को फॉलो करने की रिकॉर्डिंग चलती है, जिसके बाद जैसे ही वो फोन वापस रखा जाता है तो उस कमरे की छत के साथ साथ दीवारों और पिलर्स भी हीटर कॉइल के साथ जलने लग जाते हैं और पूरे कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, जिसके बाद सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा चुके होते हैं, लेकिन फिर भी जोई क्लू ढूंढने में लगी रहती है। तो उसको एक जगह कुछ लिखा हुआ नजर आता है, जो देखकर वो उस रूम में रखी टेबल के ग्लास होल्डर्स को दबाती है, जिसको दबाते ही उस रूम की दीवार पे एक डक खुलता है और वही उनका निकलने का रास्ता भी होता है। लेकिन वो डक पूरा खोलने के लिए उस टेबल पे 6 ग्लास होल्डर्स दबाने की जरूरत होती है, जिसके बाद कुछ लोग उस टेबल के ग्लास होल्डर्स को दबाते हैं, जिसकी वजह से वो डक पूरा खुल जाता है और बाकी सब लोग एक एक करके वहां से निकलना शुरू हो जाते हैं। जहाँ बैन और डैनी आखिर में उस कमरे में रह जाते हैं, जो कमरे के अंदर रखे वाटर कूलर से ग्लास भर भर के उस टेबल पे रखना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आखिर में उनके पास एक गिलास पानी कम पड़ जाता है। तभी उस रूम की छत से एक तेज आग वाला स्टोव आ जाता है, जो उस कमरे पे आग बरसाने लगता है। तो बैन के पास एक फ्लास्क रखा होता है, जिसकी मदद से वो आखिरी गिलास भर के उस टेबल पे रख देते हैं और वो डक पूरा खुल जाता है और उन दोनों के वहां से निकलते ही वो कमरा आग के धमाके से बर्बाद हो जाता है। और इस गेम का पहला रूम एस्केप करने के बाद वो सब लोग गेम के दूसरे रूम में चले जाते हैं, जो एक बर्फीली जगह में बदला हुआ था, जिसकी वजह से इस रूम में बहुत ज्यादा ठंड होती है, जहाँ की जमीन भी बर्फ की है और उसके नीचे बहुत गहरा पानी भी मौजूद है, जैसा असली बर्फ से जमी हुई झील में होता है। यहाँ आने के बाद इस गेम के सारे प्लेयर्स इस रूम से भी निकलने के लिए क्लूज ढूंढना शुरू करते हैं, जहाँ ढूंढते हुए उनको वहाँ एक फिशिंग होल मिलता है। तभी उस कमरे में ठंड का बहाव और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो क्लूज ढूंढते हुए माइक को दरख्त पे एक फिशिंग रॉड मिलती है। तो सब यही समझते हैं कि फिशिंग रॉड से पानी के अंदर क्लू मिल सकता है। इतने में जोई भी क्लू ढूंढते हुए उसको एक मैग्नेट मिलता है। तो वो सब लोग फिशिंग रॉड पे उस मैग्नेट को बांधकर पानी में छोड़ देते हैं, जो पानी की गहराई में जाकर वो हुक किसी चीज में अटक जाता है, जिसको ऊपर निकाल कर देखा जाता है तो वो एक मजबूत बर्फ का ब्लॉक होता है और उसके अंदर एक चाबी भी मौजूद होती है। तो उस बर्फ से वो चाबी निकालने के लिए जेसन बैन से उसका लाइटर मांगता है। तो बैन अपना लाइटर उनको देने के लिए वहाँ जमीन पे फेंक देता है, जिसकी वजह से डैनी को लाइटर उठाने वहाँ आना पड़ता है। और जैसे ही डैनी वो लाइटर उठाता है, तभी उसके पैरों के नीचे से बर्फ टूट
जाती है और डैनी बर्फ के पानी के अंदर गिर जाता है और पानी का बहाव तेज होने की वजह से वापस ऊपर नहीं आ पाता और डूबने की वजह से मारा जाता है। फिर दिखाते हैं कि वो सब प्लेयर्स अपनी बॉडी की गर्मी से वो बर्फ पिघला देते हैं, जिसके अंदर से वो चाबी भी निकल जाती है। तो जेसन फौरन वो चाबी लेकर रूम के दरवाजे तक जाता है और दरवाजे को खोलकर सारे प्लेयर्स वहां से निकल जाते हैं और गेम के अगले रूम में पहुंच जाते हैं। और ये रूम एक बहुत बड़ा बार जैसा बना हुआ है, लेकिन वहां सब कुछ उल्टा बना हुआ था और जैसे ही सब उस रूम के अंदर आ जाते हैं वो पूरा रूम बंद हो जाता है और लिफ्ट की तरह बिल्डिंग में सबसे ऊपर जाकर रुक जाता है। जिसके बाद फिर से सब लोग इस रूम से निकलने के लिए क्लू ढूंढते हैं। तभी वहाँ एक पूल टेबल पे रखा हुआ फोन बजने लगता है। तो माइक जैसे ही उस फोन के नीचे आता है तो फोन का रिसीवर नीचे गिरता है और माइक वो कॉल सुनता है। तो उसके अंदर से अचानक बहुत तेज आवाज आने लग जाती है, जिसके साथ उस रूम के अंदर भी बहुत तेज आवाज में गाने बजने लग जाते हैं। जिसके बाद सब लोग क्लू ढूंढना शुरू करते हैं। वहीं माइक भी क्लू ढूंढता हुआ कमरे में घूम रहा होता है। तो उस कमरे की जमीन का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है और बैन वहाँ माइक को गिरने से भी बचाता है। ये देखने के बाद सब लोग फ्लोर से हटकर किनारों पे खड़े हो जाते हैं और अमेंडा ऊपर बार तक पहुंचने के लिए चढ़ना शुरू करती है। तो उस बार टेबल के अंदर उसको 4 नंबर्स वाला एक छोटा सेफ मिलता है। वहीं जोई को भी दीवार पे लगा एक स्लाइडिंग पजल नजर आता है। तो जोई वो पजल सॉल्व करने के लिए वहां पहुंच जाती है और उस पजल को सॉल्व करके सेफ खोलने का लॉक अमेंडा को बताती है। वहीं उस रूम के फ्लोर्स में से एक और बड़ा हिस्सा टूटकर गिर जाता है। फिर जब अमेंडा वो सेफ खोलती है, उसके अंदर से पूल टेबल की 8 बॉल मिलती है, जो उस कमरे की छत पे बने रूम से निकलने के लिए दरवाजे का लॉक भी होता है। तो अमेंडा फौरन वो बॉल लेकर वहां से निकलने के लिए लटकती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ती है। तो वहां बीच में उल्टा लटकते हुए अमेंडा की जेब से वो बॉल निकलकर नीचे गिर जाती है, जहां उस रूम का एक बस आखिरी फ्लोर बचा होता है। तो अमेंडा फौरन वो लॉक लेने के लिए वापस नीचे कूद जाती है और वो बॉल उठाकर बाकी प्लेयर्स की तरफ फेंकती है। तभी उस रूम का आखिरी फ्लोर भी गिर जाता है और इसी वजह से अमेंडा यहाँ मारी जाती है। तो बाकी सब लोग आगे बढ़ते रहने के लिए उस रूम से निकल जाते हैं और फिर से गेम के अगले हिस्से में पहुंच जाते हैं। और अब इस अगले रूम में आकर सबको पता चलता है कि ये गेम जिसने बनाया है वो हर एक प्लेयर्स की जिंदगी में हुए हादसों से जिंदा बचने के बारे में सब कुछ जानता है। मतलब यहाँ आए हर इंसान की किस्मत लाखों करोड़ों में एक है, जो जानलेवा हादसों से गुजरने के बावजूद जिंदा सरवाइव कर चुके थे। और अब इस गेम को बनाने वाले ये देखना चाहते हैं कि इन खुशकिस्मत लोगों में से आखिर तक कौन जिंदा बचेगा। इतने में इस रूम के अंदर एक टीवी चलता है, जिसमें बताया जाता है कि EKG मशीन पे सही हार्ट रेट देने से इस रूम से निकला जा सकता है और इस सब के लिए टोटल 5 मिनट का वक्त दिया जाता है। जिसके बाद जोई ये गेम बनाने वालों के हिसाब से चलने के बजाय अपने हिसाब से चलकर इस रूम से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू करती है और रूम में लगे सारे CCTV कैमरा भी तोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ जेसन हार्ट रेट की रीडिंग लेने के लिए माइक का हार्ट रेट लेता है, लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुलता। तो उसकी हार्ट रेट और ज्यादा बढ़ाने के लिए जेसन माइक को जबरदस्ती इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, जिसकी वजह से माइक का हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ कोई दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन इस इलेक्ट्रिक शॉक से माइक की मौत हो जाती है और इतने में उस कमरे को खोलने का टाइम भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद उस कमरे में जहरीली गैस छोड़ दी जाती है और वहां मौजूद सब लोग दम घुटने की वजह से मारे जाने वाले होते हैं। तो फिर जेसन को समझ आता है कि मशीन को ज्यादा हार्ट रेट नहीं बल्कि कम हार्ट रेट चाहिए। तो जेसन उस गैस के बीच बैठकर खुद की हार्ट रेट रीडिंग कम करके मशीन को देता है, जिसकी वजह से उस रूम से निकलने का रास्ता खुल जाता है। तो जेसन फौरन वहां से निकल जाता है और बैन भी वहां से निकलने के लिए जोई को साथ चलने का बोलता है। तो जोई अपनी जिद की वजह से बैन को अकेले वहां से जाने का बोलकर दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए वहीं रुक जाती है और बैन के वहां से जाने के बाद फौरन ही जोई अंदर बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेसन और बैन वहां से निकलकर गेम के अगले हिस्से में आ जाते हैं, जहां फिर से वो लोग अगला क्लू ढूंढने लग जाते हैं। तो वहां उनको जमीन पे एक बड़ा हैंडल नजर आता है। तो उस हैंडल को जोर लगाकर खोल देते हैं, जिसके खुलते ही उन दोनों के ऊपर जहरीली गैस का असर होने लगता है, जिसकी वजह से उनकी दिमागी ताकत कम होना शुरू हो जाती है और दोनों बहुत खतरनाक नशे की हालत में चले जाते हैं। तो वहां खुलने वाले दरवाजे पे लिखा होता है कि चाहो तो यहाँ से भाग जाओ, लेकिन इस जहर से बचने के लिए कमरे के अंदर रखे एक एंटीडोट को ढूंढ लोगे तो जिंदा बचोगे। ये पढ़कर दोनों वहां से जाने के बजाय उस एंटीडोट को ढूंढना शुरू कर देते हैं और दोनों में से बैन को वो एंटीडोट पहले मिल जाता है, जो सिर्फ एक इंसान का डोज होता है। ये देखकर जेसन वो एंटीडोट लेकर खुद को बचाने के लिए बैन पे हमला कर देता है, जहां वो दोनों बुरे नशे की हालत में एक दूसरे से उस एंटीडोट के लिए लड़ना शुरू हो जाते हैं। और उसी लड़ाई के बीच धक्का लग जाने की वजह से जेसन का सर दीवार के किनारे टकरा जाता है, जिसकी वजह से जेसन की मौत हो जाती है और बैन वो एंटीडोट लगाकर अपनी जान बचा लेता है और उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गिरता है, जहां उसको एक और पजल दिखता है। तो वो समझ जाता है कि इस रूम से निकलने के लिए भी पजल सॉल्व करना होगा। तो फिर जैसे ही बैन पजल सॉल्व करने के लिए उसको छूता है, तो उस रूम की एक दीवार कमरे को एक तरफ दबाकर बंद करना शुरू कर देती है। तो बैन दीवार बंद होने से पहले पजल सॉल्व करने की कोशिश में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जिस कमरे में गैस की वजह से जोई बेहोश हो गई थी, उस कमरे को क्लियर करने और लाशों को ठिकाने लगाने के लिए इस गेम को चलाने
बचाने वालों की एक टीम रूम के अंदर आती है, लेकिन उस रूम में जोई ऑक्सीजन मास्क की मदद से बेहोश नहीं हुई थी, बल्कि बेहोशी का नाटक कर रही थी, जो उठते ही कमरे के अंदर आए हुए दोनों लोगों को मारकर बेहोश कर देती है और उनकी गन उठाकर वहां से निकल जाती है। और वहीं बैन भी उस पजल को सॉल्व कर चुका होता है, जिसके बाद बैन रूम की दीवार से दबकर मरने ही वाला होता है। तभी वो रूम भी खुल जाता है और बैन उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। लेकिन बैन जहाँ निकलता है तो देखता है कि वहाँ उस गेम को पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल सेंटर बना हुआ है। बैन ये सब देख ही रहा होता है, तभी एक आदमी गन के साथ वहाँ मौजूद होता है, जो बैन को गेम से जिंदा सरवाइव कर जाने पर उसकी तारीफ करता है। तो बैन उससे पूछता है कि ये सब तुम लोग अपने मजे के लिए कर रहे हो, जिसके जवाब में वो आदमी बैन को बताता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ गेम मास्टर हूँ, रूम बनाने का काम पजल मेकर का है। और ये भी कहता है कि हम ये सब मजे के लिए नहीं करते, क्योंकि यहाँ लाया गया हर इंसान अपनी जिंदगी में दूसरे लोगों की मौत की वजह बन चुका है, लेकिन खुद हर बार जिंदा बच जाता है। तो यहाँ उन खुशकिस्मत सर्वाइवर्स की किस्मत देखी जाती है। ये सब बात करते हुए अचानक वो आदमी बैन को भी जान से मारकर खत्म करने की कोशिश करने लगता है। तभी जोई भी वहाँ पहुंच जाती है और आते ही उस आदमी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी खुद को बचाता है और जवाबी हमले में जोई को मारने लगता है। तभी बैन भी जोई की मदद करता है और उस आदमी को जान से मार डालता है, जिसके बाद बैन और जोई उस गेम और बिल्डिंग से जिंदा बचकर निकल जाते हैं और यहाँ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।